सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesair442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने योजना की मैगज़ीन की एक सीरीज़ शुरू करी थी, जिसमें हमने कल पार्ट 1 को डिस्कस किया था। और पार्ट 1 में हमने जो मई मंथ की मैगज़ीन है, उसके डिस्कशन को स्टार्ट किया था, जिसमें 3 आर्टिकल्स कल हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम 4th आर्टिकल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो एक बार हम हल्का सा रिकैप कर लेते हैं कि बेसिकली जो मई मंथ की मैगज़ीन है, उसकी थीम क्या है। तो इसकी जो थीम है बेसिकली वो सिनेमा है, ठीक है? और वेव्स के ऊपर है। वेव्स की क्या फुल फॉर्म थी? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। और ये जो इंटरटेनमेंट समिट वेव्स का हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है इस साल? ये हुआ है मुंबई में, यानी कि इंडिया में। तो क्योंकि इसका समिट भारत में हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो प्रयास है वो है क्रिएट इन इंडिया का। क्या क्रिएट करेंगे हम? मूवीज़ क्रिएट करेंगे, डिजिटल कंटेंट क्रिएट करेंगे, और ये क्रिएट इन इंडिया है बट क्रिएट फॉर द वर्ल्ड है, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ये, जो आपको मालूम होनी ही चाहिए। फिर हमने थोड़ा सा डिस्कशन इस बात का भी किया था कि किस तरीके से जो ये डिजिटल कंटेंट क्रिएशन होगा और जो सिनेमा जगत है, उसका जो योगदान है वो कितना ज़्यादा हो सकता है देश की जीडीपी में। और किस तरीके से जो हमारा सपना है कि $5 ट्रिलियन तक हमको पहुंचना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको बनना है, उसमें क्या रोल प्ले किया जा सकता है सिनेमा के द्वारा और वेव्स के द्वारा, ठीक है? तो उन्हीं चीज़ों को हम अपने दिमाग में रखते हुए 4th आर्टिकल पे पहुंचते हैं। और अब हम बात करेंगे इंडियन फिल्म्स की और उनके इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या परफॉर्मेंस की। तो जब भी हम बात करेंगे इंडियन फ़िल्म्स की, तो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो क्या है कि इंडियन फ़िल्म्स जो हैं, वो क्या एक इम्पैक्ट रख सकती हैं किस पे? ग्लोबल लेवल पर, ठीक है? तो इंडियन सिनेमा जो है, उसके ग्लोबल इन्फ्लुएंस की हम बात करेंगे, इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करेंगे और उसकी क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस यानी कि सांस्कृतिक महत्व है। तो फिर से वही बात रिपीट होगी कि भई जब भी हम फ़िल्म्स की बात करेंगे, फ़िल्म्स एक माध्यम होते हैं किस चीज़ का? स्टोरी टेलिंग का, यानी कि कहानी को कहने का। और जब भी कोई व्यक्ति स्टोरी टेलिंग करता है किसी फ़िल्म के माध्यम से, तो होता क्या है, हम अपने कल्चर को भी तो प्रेज़ेंट करते हैं दुनिया के सामने। तो जब हम एक फ़िल्म बनाते हैं और उस फ़िल्म में हमारा कल्चर छुपा हुआ होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को दिखेगा, तो उसके ज़रिए कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग जब हमारी फ़िल्म को देखेंगे, दे विल गेट टू नो अबाउट अवर कल्चर, एंड इन द सिमिलर वे जो अच्छी चीज़ें होंगी हमारी कल्चर की, दे विल ट्राई टू एक्सेप्ट देम। और इसी तरीके से क्या होता है? कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो फ़िल्में जो हैं, अपनी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से एक बहुत अच्छा जो वर्च्यू है उसको भी डेवलप करते हैं लोगों में, जिसको हम कह सकते हैं टॉलरेंस, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको कहीं पे भी मेंस में यूज़ कर सकते हो। उससे सोसाइटल रिफ्लेक्शन होता है। भारत की फ़िल्में जो हैं, भारत के समाज का रिफ्लेक्शन करेंगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लापता लेडीज़ फ़िल्म की, तो उसको यदि कोई देखता है तो उसे भारत के समाज के बारे में पता चलेगा, ठीक है? एम्पैथी भी डेवलप होती है फ़िल्मों के माध्यम से। एम्पैथी जो है, ये एथिक्स में हमारा एक टॉपिक भी रहता है। तो एम्पैथी कैसे डेवलप होती है? जैसे कि कोई फ़िल्म बनी है जो दिखा रही है किसको? ऑर्फनेजेस को, यानी कि अनाथ आश्रम को। तो छोटे बच्चे जब उस फ़िल्म को देखेंगे, तो उनमें क्या विकसित होगी? एक एम्पैथी की भावना आएगी, जिसमें इसके साथ में ही उनके अंदर एक कंपैशन यानी करुणा की भावना भी आएगी। तो फ़िल्में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, किसमें? हमारे समाज के को रिप्रेज़ेंट करने में दुनिया के सामने। हम कहते भी हैं कि फ़िल्में क्या हैं? हमारे समाज का ही दर्पण है, ठीक है? और एजुकेशन में भी फ़िल्मों का एक काफ़ी बड़ा रोल होता है, ठीक है?
तो इंडियन फ़िल्म जो हैं, वो एक मेजर सॉफ्ट पावर टूल हो सकती हैं डायस्पोरा कनेक्शन के लिए। डायस्पोरा आपको पता ही होगा क्या होता है? जब हम आईआर पढ़ते हैं जीएस 2 में, तो उसमें भी जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो होता क्या है कि भारत के लोग जो बाहर रहते हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, वो भारत के डायस्पोरा हैं और उनके बीच में एक सॉफ्ट पावर का काम करा जाता है भारतीय फ़िल्मों के द्वारा। अब इन फ़िल्मों में शोकेस किया जाता है किनको? इंडियन वैल्यूज़ को, इंडिया के लाइफ़स्टाइल को, भारत की विरासत को और जो डाइवर्सिटी यानी कि विविधता हमको देखने को मिलती है भारत में, वो भी भारत की फ़िल्मों के माध्यम से दुनिया भर में दिखाई जाती है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है? तो अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे, तो जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है, वो $20 बिलियन का है। लगभग 10 लाख लोग 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है किसके माध्यम से? फ़िल्मों के माध्यम से। और इसमें अगर हम बात करें तो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट तो और भी ज़्यादा है। मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट क्या होता है? इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट को काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, जो जीएस 3 का एक टॉपिक भी है। तो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट बेसिकली क्या कहता है कि भई जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर कोई फ़िल्म बनती है, तो उस फ़िल्म के बनने के लिए आपको कॉस्ट्यूम्स की भी ज़रूरत होगी। तो जब कॉस्ट्यूम्स की ज़रूरत होगी, तो उन कॉस्ट्यूम्स की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, जब हीरो या हीरोइन उसको पहनेंगे तो। और जब वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो जो कॉमन मैन होगा, वो भी क्या करेगा? उन कॉस्ट्यूम्स को परचेज़ करेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो किस तरीके से जो टेक्सटाइल सेक्टर है, उसमें भी एकदम से क्या आ जाता है? एक सर्ज आ जाता है। इसी तरीके से फ़िल्म जहाँ पर शूट होती है, उस जगह पर भी लोग जो हैं घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है? तो टूरिज़्म सेक्टर भी प्रमोट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपको मालूम हो, एक रामोजी फ़िल्म सिटी है, रामोजी फ़िल्म सिटी कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। यहाँ पे बहुत सारी फ़िल्में शूट हुई हैं किसकी? बड़े-बड़े स्टार्स की। तो लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम भी क्या करेंगे, कभी टूरिज़्म के लिए अगर हैदराबाद जाएँगे घूमने के लिए, तो रामोजी फ़िल्म सिटी ज़रूर जाएँगे। सो हो क्या रहा है बेसिकली, टूरिज़्म सेक्टर प्रमोट हो रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर प्रमोट हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है फ़िल्मों का और इसके माध्यम से भी एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार पैदा होता है। अब देखो इसमें लिखा भी है कि लिंक्ड सेक्टर्स कौन से हैं? फैशन। अब भई जब फ़िल्म स्टार्स हैं, उनके लिए अलग से ड्रेस बनेंगी, तो जो फ़ैशन इंडस्ट्री है, वो कितना प्रमोट होगी, ठीक है? फ़ैशन डिज़ाइनर्स को कितना रोज़गार मिलेगा, टूरिज़्म कितना प्रमोट होगा, मर्केंडाइज़िंग होगी, लाइफ़स्टाइल है, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके इंटरलिंक्ड सेक्टर्स हैं किसके साथ में? फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ में। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रीच की। तो अगर हम बात करें तो भारत की फ़िल्में सिर्फ़ भारत में ही नहीं देखी जाती, ये फ़िल्में काफ़ी पॉपुलर हैं कहाँ पर? मिडल ईस्ट में। यानी कि अगर हम बात करें सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, तो इन जगहों पर भारतीय फ़िल्में जो हैं वो काफ़ी पसंद की जाती हैं। शाहरुख खान और इसके साथ में ही सलमान खान, आमिर खान काफ़ी पॉपुलर हैं इंडिया के बाहर भी, ठीक है? अफ्रीका में, साउथ एशिया में कौन से देश आ जाएँगे इंडिया के अलावा? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। तो ये भारत के सारे पड़ोसी देश हैं और इन देशों में भी भारतीय फ़िल्मों की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी है। इनमें से भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये देश तो आसानी से हिंदी समझ भी लेते हैं, ठीक है? इन द सिमिलर वे रशिया, यूके, यूएसए, लैटिन अमेरिका, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इनमें भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं और यहाँ पे भी भारतीय फ़िल्में ठीक-ठाक बिज़नेस कर लेती हैं। जैसे कि अगर हम दंगल फ़िल्म की बात करें, तो दंगल फ़िल्म ने चाइना में कहा जाता है कितने हज़ार करोड़ कमाए थे? 1000 करोड़ रुपए कमाए थे, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि प्री 2000 ग्लोबल एक्सपोज़र जो था भारतीय फ़िल्मों का,
वो सत्यजीत रे के माध्यम से था। अब सत्यजीत रे की जब हम बात करते हैं, तो ये बंगाली डायरेक्टर थे। इनकी कुछ फ़िल्में बड़ी आइकॉनिक रही हैं, जैसे कि शतरंज के खिलाड़ी, आपने शायद नाम सुना होगा इस फ़िल्म का। शतरंज के खिलाड़ी इन्होंने प्रेमचंद की जो एक कहानी थी उसके ऊपर लिखी थी। इसी तरीके से पाथेर पंचाली ये भी इनकी एक काफ़ी पॉपुलर फ़िल्म रही है, ठीक है। राज कपूर अपने आप में काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति रहे ही हैं। श्याम बेनेगल, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। ये किस लिए पॉपुलर हैं? इन्होंने ही एक प्रोग्राम को डायरेक्ट किया था जिसका नाम है भारत एक खोज, जो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नॉवल डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित है। भारत एक खोज, ये यूट्यूब पे आप देख भी सकते हो, ठीक है। शेखर कपूर, तो ये सब क्या है, 2000 से पहले इनके थ्रू इंटरनेशनल रीच थी भारत की। फिर जो एनआरआईज हैं या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन फिल्म मेकर्स हैं, जैसे कि मीरा नायर, दीपा मेहता, गुरिंदर चड्ढा, इनके माध्यम से भी भारतीय फिल्में जो हैं अपनी इंटरनेशनल रीच बना रही हैं। कुछ फॉरेन डायरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि रिचर्ड एटनबोरोग, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी गांधी, जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। स्लम डॉग मिलेनियर, इसको तो ऑस्कर मिला था, है ना। फिर हम बात करते हैं 2000 के बाद में जो स्टार्स हैं, उन्होंने ग्लोबल फेम पाई है, जैसे शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन और सलमान खान। अगर हम बात करें जो साउथ के स्टार्स हैं, दक्षिण भारत के स्टार हैं, जैसे कि रामचरण, एनटीआर, अल्लू अर्जुन, कमल हसन, रजनीकांत, इनकी पॉपुलैरिटी भी दुनिया भर में बढ़ रही है। जैसे रामचरण और एनटीआर जो हैं ट्रिपल आर फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग के लिए काफ़ी पॉपुलर हुए थे, ठीक है। कमल हसन जो हैं ये तो वेल रिनोन्ड एक्टर हैं ही, इन्होंने हिंदी फिल्मों में और दूसरी भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी अपना काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, ठीक है। पायल कपाड़िया जो हैं ये अभी ही कांस ग्रैंड प्रिक्स में ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म के लिए बड़ी पॉपुलर हुई हैं, इनको अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया की एक इंटरनेशनल रीच भी बन रही है सिनेमा के जगत में, ठीक है। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन की, तो उसमें की प्लेयर्स कौन से हैं? एनएफडीसी, इरोस इंटरनेशनल, वाईआरएफ यानी कि यशराज फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर बूस्टर्स क्या हैं प्रमोशन में? ऑस्कर में नॉमिनेशन हो रहा है, आईफा अवार्ड्स दिए जाते हैं किसके द्वारा? विजक्राफ्ट के द्वारा, ठीक है। आईफा की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स। तो ये अवार्ड्स जो हैं ये दिए जाते हैं जिससे भारतीय फिल्में जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रमोट होती हैं। फिल्म फेस्टिवल्स, म्यूजिकल शोज़ होते हैं अब्रॉड में। माइलस्टोन क्या था? ताल एक फ़िल्म थी 1999 की, ये पहली इंडियन फ़िल्म थी जो यूएसए की टॉप 20 की लिस्ट में आई थी, ठीक है। टॉप ग्लोबल बॉक्स ऑफिस परफॉर्मर्स अगर हम देखें, तो मैंने बात करी थी अभी पहले कि दंगल फ़िल्म ने किस तरीके से चाइना में 1000 करोड़ कमाए हैं। इसी तरीके से और फ़िल्में भारत की जो बहुत पॉपुलर रही हैं विदेशों में भी, उनमें सीक्रेट सुपरस्टार ये दोबारा से आमिर खान की फ़िल्म है, बजरंगी भाईजान, बाहुबली 2, ट्रिपल आर, कल्कि, 2898 और पुष्पा 2, ठीक है। सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं? सक्सेस फैक्टर्स जो हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी फ़िल्म में क्या होती है? स्टोरी टेलिंग होती है, उसका म्यूज़िक होता है, उसका डायरेक्शन कि किस तरीके से फ़िल्म को प्रेज़ेंट किया गया है, उसकी एक्टिंग और एसएफएक्स, ठीक है। यूनिवर्सल थीम्स प्लस क्वालिटी फ़िल्म मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कौन सी फ़िल्म सक्सेसफुल होगी। और ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, उनके माध्यम से भी जो दुनिया भर की फ़िल्में हैं, उनको हम देख पा रहे हैं और भारत की फ़िल्मों को बाहर के लोग देख पा रहे हैं। ई&वाई की रिपोर्ट क्या कहती है कि ओवरसीज़ बॉक्स ऑफिस ग्रोथ जो है, वो 30% है और डोमेस्टिक ग्रोथ कितनी है? 7.2% है। अब एफडीआई और कॉरपोरेट की भी एंट्री हो चुकी है और उसने भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, किसमें? फ़िल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने में। जैसे कि अब भारत में 100% एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ चुका है फ़िल्म कंटेंट क्रिएशन के लिए। एंट्री हो चुकी है स्टूडियोज़ के, जैसे कि फॉक्स, वार्नर ब्रोस, सोनी, वायाकॉम 18, जियो और डिज़नी। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनमें नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ये तो बने ही हुए हैं टॉप में, और इसके साथ में हॉटस्टार जो जियो का है ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और शिफ्ट हो रहा है टू लोकल इंडियन स्टोरीज टू रीच द वाइडर ऑडियंसेस, ठीक है। तो जो लोकल, जो क्षेत्रीय भारतीय कहानियाँ हैं, वो भी बड़ी
ऑडियंस तक पहुंच रही है, किसके कारण? OTTs के कारण। ठीक है। अब मेजर इंडियन प्लेयर्स जो हैं उनका हमें पता ही है, YRF यानी कि यशराज फिल्म्स, मुक्ता आर्ट्स, धर्मा प्रोडक्शन, इसके बारे में कौन नहीं जानता है, करण जौहर का है ये। ठीक है। फिर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ की, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी ऐतिहासिक रूप से जो ताकत रही है वो यही रही है कि भारत में एक रिच कल्चर रहा है स्टोरी टेलिंग का। हम बचपन से ही देखते हैं कि किस तरीके से स्टोरी टेलिंग हमारे कल्चर में रचा बसा हुआ है। ठीक है। रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इनकी कहानियाँ बच्चे बचपन से ही सुन के बड़े होते हैं। इसके साथ में ही पंचतंत्र की कहानियाँ और जातक कथाएं भी लगभग सारे बच्चे बचपन में पढ़ते ही हैं। उसके साथ में बचपन में कॉमिक्स भी आया करती थी, जैसे कि चंपक और नंदन। ठीक है। चाचा चौधरी। तो म्यूजिक में भी भारत बहुत आगे रहा है। हम देखते हैं कि हमारा जो सामवेद है वो स्पेसिफिकली म्यूजिक की ही बात करता है। इसके साथ में हमारे पास में नाट्य शास्त्र जैसी एक बुक है, जिसको किसने लिखा था? भरत मुनि ने। तो ये जो बुक है ये म्यूजिक, डांस और एक्टिंग तीनों के बारे में होलिस्टिकली चर्चा करती है। ठीक है। तो थिएटर में हम लिख सकते हैं किसको? नाट्य शास्त्र को। स्ट्रॉन्ग बेस है माइथोलॉजी का, जैसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र। अर्ली एडॉप्टर्स ऑफ फिल्म टेक, हमने फिल्म टेक्नोलॉजी में भी बहुत जल्दी ही शुरुआत कर दी थी, जिसमें दादा साहब फाल्के जो हैं उनका नाम सबसे ऊपर आता है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, ये आपने सुना भी होगा। ये पायोनियर थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। लोकल लैंग्वेज सिनेमा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें एक रीसेंट नाम तेलुगु का है, जैसे कि RRR, बाहुबली। ये मूलतः कैसी फिल्में थी? जो तेलुगु फिल्में थी, लेकिन इन्होंने पैन इंडिया अपने कंटेंट के कारण काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी बनाई। इसके साथ में हिंदी सिनेमा के लिए तो बॉलीवुड है ही, तमिल, बंगाली, मलयालम, मराठी और गुजराती सिनेमा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हॉलीवुड का लिमिटेड इम्पैक्ट है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग लोकल फैन बेसिस। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम की, कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का। तो हम बात करते हैं कि FTII पुणे में स्टैब्लिश हुआ था, यानी कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 1990s में रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2010 में MESC का फॉर्मेशन होता है। और 2020 में हमने क्या किया है? एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी सेंटर बनाया है मुंबई में। इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर का, और अब हम एनिमेशन की फील्ड में भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि फिल्म सिटीज़ हैं मुंबई में, चेन्नई में, मल्टीपल टैक्स इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, ताकि जो स्मॉल फिल्म्स हैं उनकी रीच को वाइड किया जा सके। ठीक है। इसके साथ में ही प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रामोजी राव स्टूडियोज़ है, एड लैब्स है, प्रसाद लैब्स हैं, विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल ट्रेनिंग है, ट्रेड बॉडीज़ हैं हमारे पास में, जैसे कि फिक्की। अब फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है। ठीक है। इसको फिक्की को हम कई बार एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर भी देखते हैं, प्रेशर ग्रुप। ठीक है। मुक्ता आर्ट्स है हमारे पास में, फर्स्ट पब्लिकली लिस्टेड प्रोडक्शन कंपनी है ये। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इतनी सारी सक्सेस फैक्टर्स हैं हमारे पास में और किस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, एंड वी ऑल्सो हैव द चैलेंजेस। सो व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़, वो हम देखेंगे। अब जब भी हम किसी फिल्म की बात करते हैं तो आप लोग खुद से सोचो कि सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो क्या आता है किसी भी फिल्म को लेके? वो आता है पायरेसी का। कि फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज़ हुई और उसके 1-2 दिन बाद ही वो क्या कहते हैं, किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पर हमको अपलोडेड मिल जाती है। तो पायरेसी एक बहुत बड़ा इशू है। इतना सारा पैसा लगा के कोई फ़िल्म बनती है और इस तरीके से वो फ़िल्म जो है वो लीक हो जाती है पायरेसी के माध्यम से, तो कितना ज़्यादा लॉस होता है फ़िल्म डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, ठीक है? और उन लोगों का जिन्होंने उस फ़िल्म में काम किया है। तो एक बड़ा इशू क्या है? पायरेसी।
और दूसरा इशू क्या है, कोई रेवेन्यू मार्केट नहीं है पाकिस्तान से, ठीक है। फिर हम बात करें तो एनुअल इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू जो है ये 500 मिलियन प्लस डॉलर का है। सो ये क्या है, ये अपॉर्चुनिटी की बात है। और अब हम ये भी देखते हैं कि जो ये चीज़ें हैं ये हाईलाइट करती हैं अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ द इंडियन सिनेमा ग्लोबली। अब कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि हम और ज़्यादा ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने आईफा अवार्ड्स की बात करी थी। तो इंटरनेशनल इंडियन फ़िल्म अकेडमी अवार्ड्स, तो हमको इंटरनेशनल इंडियन फ़िल्म अकेडमी को सपोर्ट करना होगा ताकि जो इंडियन टैलेंट है उसको ग्लोबली क्या किया जा सके, मेन स्ट्रीम किया जा सके, मुख्य धारा में लाया जा सके। हमें प्रमोट करना होगा इंडियन म्यूज़िक को और सिंगर्स को इंटरनेशनली, जैसे हमारे पास में ए आर रहमान जैसे सिंगर्स हैं, नाटू नाटू जैसा जो डांस स्टेप हैं और जो उसकी जो म्यूज़िकल लिरिक्स थी, उसने भी एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में बनाई थी। इसी तरीके से हमको प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को भी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे देखना होगा, ठीक है? और हमें क्या करना होगा, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी फ़िल्में वाइडर ऑडियंस तक पहुँचें, तो उनको अलग-अलग भाषाओं में डब भी तो करना होगा। तो हमें उनको मैंडरिन में डब करना होगा, मैंडरिन मीन्स चाइनीज़। हमें उन्हें स्पेनिश में, फ्रेंच में भी डब करना होगा ताकि उन देशों में भी हमारी फ़िल्में देखी जा सकें। अब एक चीज़ ये आती है, जब हम चाइना में बात करते हैं, तो चाइना में 1 साल में दूसरे देशों की मात्र 30 टू 34 फ़िल्में ही रिलीज़ हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा लिबरलाइज़ेशन आ चुका है फ़िल्म सेक्टर में, और कोई भी फ़िल्म जो भारत में रिलीज़ होना चाहती है बाहर की, उसको आसानी से रिलीज़ किया जा सकता है। उसको परमिशन मिल जाती है इंडिया में रिलीज़ होने की विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। वो एक बार सीएफबीसी से पास होती है, सेंट्रल फ़िल्म ऑफ बोर्ड सर्टिफ़िकेशन से, और उसके बाद में उसको ये देखते हुए कि वो किस एज ग्रुप के लिए अवेलेबल है फ़िल्म और सूटेबल है, उसको रिलीज़ करना अलाउ कर दिया जाता है। बट व्हेन वी कंपेयर दिस विद चाइना, तो चाइना में ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक कोटा सिस्टम चलता है जिसमें 30 टू 34 फॉरेन फ़िल्में ही 1 साल में चाइना में रिलीज़ हो सकती हैं। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि उनका जो 30 टू 34 फ़िल्मों का कोटा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय फ़िल्में चाइना में रिलीज़ हों। जैसे कि अभी के समय में अगर हम देखेंगे, तो हॉलीवुड की ज़्यादा फ़िल्में चाइना में रिलीज़ होती हैं कंपेयर टू बॉलीवुड। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि जो इंडियन फ़िल्म्स हैं, उनका जो कोटा है, उस कोटा में 30 टू 34 का जो कोटा है, उसमें इंडियन फ़िल्म्स के शेयर को बढ़ाया जाए। ये इसमें लिखा भी है, पुश टू इंक्रीज़ इंडियाज़ शेयर इन 30 फ़िल्म फॉरेन कोटा। पोटेंशियल फॉर इंडिया चाइना जॉइंट प्रोडक्शन, ये भी एक संभावना है कि भारत और चाइना मिलके फ़िल्मों को क्या करे, बनाए। अब हम बात करेंगे इंडियन एनिमेशन की ग्लोबल स्टेज पर। अभी तक हमने फ़िल्मों की बात करी है, अब हम एनिमेशन की बात करेंगे। तो जब भी हम एनिमेशन की बात करते हैं, सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो आता है जापान का। जापान के जो एनिमीज़ हैं वो बड़े पॉपुलर हैं, दुनिया भर में पॉपुलर हैं, और इंडिया भी उनसे अछूता नहीं है। तो अब हमारा प्रयास क्या होगा कि हम क्या करें, इंडियन एनीमे को ग्लोबल स्टेज पर लेके आएँ। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया गेन कर रहा है ग्लोबल ट्रैक्शन एनिमेशन में। क्यों? क्योंकि हमारी जो कल्चरल स्टोरी टेलिंग है वो काफ़ी अच्छी है। वी हैव स्किल्ड टैलेंट एंड अवर गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग अस, ठीक है? और जो वेव्स है, यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, उस प्लेटफॉर्म ने इंडिया के एनिमेशन पोटेंशियल को दुनिया के सामने शोकेस भी कर दिया है, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन की इंडियन एनिमेशन के, तो हम क्या कहेंगे, पहले अर्ली फेज़ में तो हम आउटसोर्सिंग करते थे। यानी कि अगर हमें कोई ज़रूरत भी है, तो हम किसी दूसरे देश की जो टेक टेक्नोक्रेट्स होते थे, उनके थ्रू क्या करवा लेते थे, एनिमेशन बनवा लेते थे। लेकिन अब हम ओरिजिनल आईपी की ओर भी शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे हम छोटा भीम देखें, मोटू पतलू कार्टून को देखें, या सक्सेस ऑफ हनुमान को देखें। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स का भी राइज़ हो रहा है, और उसके साथ में सर्ज इन डिमांड अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। यानी कि प्रत्येक आयु जो है, प्रत्येक आयु का जो ग्रुप है, उनमें डिमांड बढ़ रही है ओटीटी कंटेंट को कंज़्यूम करने की। तो उसमें क्या होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, चिल्ड्रन भी होंगे, और वो क्या देखना चाहेंगे, कार्टून्स, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या देखने को मिलेगा कि एनीमे की डिमांड जो है वो अच्छी खासी
बढ़ेगी। अब कंट्रीब्यूशन जो है इंटरनेशनल हिट्स में वो ठीक-ठाक है हमारा भी। जंगल बुक है डिज़नी का, लाइफ ऑफ पाई है, एंग्री बर्ड्स है और ग्लोबल एनिमेशन मार्केट प्रोजेक्टेड टू रीच $600 बिलियन बाय 2030। ठीक है? तो ये हमने डेटा देख लिया कि कितना पोटेंशियल है, क्या उम्मीद है ग्रोथ की और किस वजह से हमें फोकस करना चाहिए और हमारा इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। अब सरकार के द्वारा भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं किसके लिए? ताकि एनिमेशन सेक्टर को बढ़ाया जा सके। तो अभी हमने पहले भी बात करी थी, जब हम एनिमेशन सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आएगा दिमाग में वो एवीजीसी आना चाहिए। ए से एनिमेशन, वी से वीएफएक्स यानी कि विजुअल इफेक्ट्स, जी से गेमिंग और सी से कॉमिक्स। उनके प्रमोशन के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। सबमिटेड पॉलिसी रिकमेंडेशंस जैसे कि नेशनल एवीजीसी एक्सआर मिशन, स्किल डेवलपमेंट, इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप। तो जैसे ही हम बात करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव की, तो सबसे पहले हम एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स की बात कर सकते हैं। उसके साथ में हम क्या कह सकते हैं? एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, उससे लिंक कर सकते हैं। एक स्कीम है मेक इन इंडिया, उससे लिंक कर सकते हैं। एक स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उससे भी हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है? तो एक हो गया एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स, एक हो गया नेशनल एवीजीसी एक्सआर मिशन। देखो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, कितना ईजी है। फिर स्किलिंग एंड एजुकेशन की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे एफटीआईआई, एनआईडी एक्सपेंडिंग एनिमेशन वीएफएक्स कोर्सेज और स्वयं। स्वयं कितना इंपॉर्टेंट पोर्टल है। स्वयं पोर्टल यदि आपने कभी भी नहीं चलाया है तो एक बार आप चला के देखें। इसके थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है? जिसके लिए आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है। ठीक है? तो इसको तो आपको एक बार ओपन करके देखना ही चाहिए। इसी के साथ में नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स प्राइम भी है। अब इंडस्ट्री अलाइंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स भी अंडर वे हैं यानी कि चल रहे हैं। अब इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए भी, जैसे कैश रिबेट्स होगा फॉर ग्लोबल प्रोड्यूसर्स आउटसोर्सिंग टू इंडियन स्टूडियोज। सरकार के द्वारा एफडीआई को एनकरेज किया जा रहा है इंक्रीज करने के लिए इंडिया की रेपुटेशन एज अ हाई क्वालिटी डेस्टिनेशन। अब भाई इंडिया के पास में एनिमेशन के सेक्टर में क्या एडवांटेजेस हैं और क्या चैलेंजेस हैं। तो अगर हम टैलेंट की बात करें तो फ़ायदा क्या है भाई? इंडिया में अगर हम बात करें तो हमेशा से कहा जाता है कि जो लेबर है वो चीप है। ठीक है? तो हमारे पास में यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव और स्किल्ड वर्कफोर्स है, ये हमारा बेनिफिट है। अब इसके साथ में चैलेंज भी आएगा। चैलेंज क्या है? हम भले ही कहते हो कि हमारे पास में स्किल्ड वर्कफोर्स है, लेकिन स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो बहुत स्मॉल है। तो जो चैलेंज होगा वो यही होगा कि स्किल में डिस्पैरिटीज़ हैं, यानी बहुत कम लोग हैं जिनके पास में अच्छी स्किल्स हैं, प्लस स्किलिंग गैप्स भी हैं। ठीक है? तो ये हमारा चैलेंज हो गया। फिर हम कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें तो हम क्या कहेंगे? फ़ायदा क्या है? वी हैव रिच माइथोलॉजी, ग्लोबल स्टोरी टेलिंग, बट व्हाट आर द चैलेंजेस? लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप। फिर मार्केट डिमांड की अगर हम बात करें तो इंडिया में बढ़ रही है, एक्सपेंडिंग एनिमेशन मार्केट ग्लोबली, बट चैलेंज क्या है? बैरियर्स टू ग्लोबल मार्केट एक्सेस। जो ग्लोबल मार्केट है उसकी एक्सेस में कुछ बाधाएं भी हैं। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की तो AR है हमारे पास में, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, AI टूल्स का अडॉप्शन हो रहा है, बट व्हाट आर द चैलेंजेस? वी हैव लिमिटेड फंडिंग एंड लो इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास में पैसा होना ज़रूरी है, बट वी हैव लिमिटेड फंडिंग एंड लो इन्वेस्टमेंट। कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे? ग्रोइंग इंटरनेशनल को प्रोडक्शंस, ऐसा हो जरूर रहा है, लेकिन चैलेंज में हम क्या कह देंगे? क्वालिटी में इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है? यानी कि अनियमितता है। तो रोड मैप क्या हो सकता है ग्लोबल सक्सेस के लिए? हम खुद से सोच सकते हैं कि भाई अभी हमने जो चैलेंजेस की बात करी है उसी को हम क्या कह देंगे कि अगर हम उनको सुधार लें तो क्या हो जाएगा? हमें सक्सेस मिल जाएगी। जैसे हमने क्या कहा कि हमारे पास में ओरिजिनल आईपी ओनरशिप बहुत कम है, तो सक्सेस में हम क्या कह देंगे? ओरिजिनल आईपी का डेवलपमेंट किया जाए। तो हमारा फोकस होना चाहिए इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी। ठीक है? स्वदेशी आईपीस पे गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए वाया ग्रांट्स, टैक्स इंसेंटिव्स। ग्रांट आपको पता ही है कि ग्रांट होती है एक चीज़, और दूसरी चीज़ क्या होती है? सब्सिडी। और तीसरी चीज़ क्या होती है? लोन। तो अगर हम सब्सिडी को हटा दें और केवल
ग्रांट को और लोन को देखें तो लोन में होती है उधारी और ग्रांट में क्या होता है, दान। ठीक है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म स्टोरी टेलिंग भी होनी चाहिए, टीवी, फिल्म्स, गेम्स, बुक्स के माध्यम से। हमें इंडस्ट्री, अकेडमिया लिंकेज को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये इसका मीनिंग क्या है? अक्सर हमको यह देखने को मिलता है कि जो लोग करिकुलम पढ़ते हैं स्कूल में या फिर कॉलेजेस में अपने, और जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है उसमें एक बहुत बड़ा गैप होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं, मान लेते हैं बीटेक किया है किसी ने, तो हमें देखने को क्या मिलता है कि बीटेक का जो सिलेबस है कई सालों से अपग्रेड ही नहीं होता, और जिस सिलेबस को वो लोग अपने कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, वो आउटडेटेड हो चुका है और उसकी इंडस्ट्री में एज सच कोई खास ज़रूरत है ही नहीं। तो हमें जो एकेडमिया है उसमें जो चीज़ें पढ़ानी होंगी वो क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, एक टर्म चलता है एम्प्लॉयबिलिटी ओरिएंटेड। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको ख्याल रखना होगा कि करिकुलम में अपडेट किया जाए, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स हों और अप्रेंटिसशिप्स हों। फिर ग्लोबल शोकेसिंग, यानी कि हमें ग्लोबल फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना होगा, को प्रोडक्शन मार्केट्स पे काम करना होगा और इंटरनेशनल मार्केटिंग को भी इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि मार्केटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी चीज़ के सक्सेसफुल होने में। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो भारत में बनती हैं और वो क्वालिटी फिल्में भी होती हैं, लेकिन वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केटिंग ठीक से हुई नहीं थी, उनका प्रमोशन ठीक से हुआ ही नहीं था। इसी तरीके से भारत की भी बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाती बिकॉज़ ऑफ पुअर मार्केटिंग। ठीक है? फिर इसके साथ में सक्सेसफुल होने के लिए हमको टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट पे भी काम करना होगा, जिसमें सरकार के द्वारा रिसर्च और डेवलपमेंट में सब्सिडीज़ दिए जाने की ज़रूरत है। इंटीग्रेशन हमें करना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वर्चुअल प्रोडक्शन का और रेंडरिंग टूल्स का। फिर हम रीजनल स्टोरीज और ग्लोबल अपील की बात कर सकते हैं, जैसे कि लोकलाइज्ड इंडियन थीम्स विद यूनिवर्सल रेजोनेंस, जैसे कि बाहुबली, द लॉस्ट लेजेंड। इसी में हम एक नाम और जोड़ सकते हैं, कांतारा का। कांतारा भी एक रीजनल सिनेमा था, एक छोटे से एरिया की, कर्नाटका के तुलु रीजन की कहानी थी, जो पैन इंडिया सक्सेसफुल हुई थी। ठीक है, फिर हम पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी एंड इकोसिस्टम सपोर्ट की बात कर सकते हैं। स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, लीडिंग विद एवीजीसी पॉलिसीज एनिमेशन पार्क्स। नेशनल स्ट्रेटजी की भी हमको ज़रूरत है फॉर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग एक्सेस एंड पॉलिसी कंसिस्टेंसी। तो बात ये आती है कि अलग अलग राज्यों के द्वारा तो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, लेकिन हमें आवश्यकता क्या है कि एक नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर नेशनल स्ट्रेटजी होगी तो पॉलिसीज़ में कई बार जो अलग-अलग स्टेट्स की अलग-अलग पॉलिसीज़ के कारण इनकंसिस्टेंसीज़ देखने को मिल सकती हैं, उनको भी हम दूर कर सकते हैं। ठीक है? तो कॉन्क्लूज़न में हम क्या कहेंगे? इंडियन एनिमेशन इज़ एट अ डिफाइनिंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट, गवर्नमेंट सपोर्ट, स्किल्ड टैलेंट एंड इंटरनेशनल विजिबिलिटी में लीड टू अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ठीक है? फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक फोकस होना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, ये हमने पहले भी बात करी थी। टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन के ऊपर, एजुकेशन और ग्लोबल आउटरीच के ऊपर। वेव समिट जो है एक माइलस्टोन का, यानी कि मील के पत्थर का काम करेगा प्रोजेक्ट करने में इंडिया की एनिमेशन स्ट्रेंथ को वर्ल्ड के सामने। ठीक है, तो अगर हमें अपने एनिमेशन को भी प्रमोट करना है दुनिया भर के सामने, तो उसमें भी वेव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 4 और 5 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आर्टिकल 6 की, तो आर्टिकल 6 की जब हम बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, तो हम क्या कहेंगे इसको? देखो, जैसे ही हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट सेक्टर की, कुछ चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। वो क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहले तो जैसे ही हम बात करेंगे इसकी, तो एक चीज़ जो दिमाग में आएगी वो ये है कि एंटरटेनमेंट सेक्टर क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है? यह ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये सनराइज़ सेक्टर है। ठीक है? तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, जिसमें ह्यूज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। अब इसमें होगा क्या? डिजिटल एडॉप्शन करने की ज़रूरत है। भाई, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए जो ड्राइवर्स हैं वो क्या हैं? डिजिटल एडॉप्शन, आपको डिजिटल होना पड़ेगा।
यंग पॉपुलेशन भी एक ड्राइवर है उसका, और हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, की ग्रोथ एरियाज क्या हैं? गेमिंग है, ई स्पोर्ट्स है, इसको हम ई स्पोर्ट्स पढ़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। इसके तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स भी होने लग गए हैं, जिसमें अवार्ड्स भी मिलते हैं। ठीक है, प्राइजेस मिलते हैं। ठीक है, एनिमेशन, वीएफएक्स, आउट ऑफ होम एंटरटेनमेंट। गोल क्या है? इंडिया एज अ ग्लोबल कंटेंट पावर हाउस, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मार्केट डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो 971 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं और 690 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र्स हैं। अब इंडिया की रैंक की अगर हम बात करें तो मोबाइल गेमिंग के मामले में और उनको डाउनलोड करने के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। एनीमे फैन बेस में भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एनीमे फैन बेस है और थर्ड लार्जेस्ट वीडियो मार्केट भारत है। ठीक है, और जेन जी की अगर हम बात करें तो जेन जी 48% क्या करती है? आउट ऑफ होम स्पेंडिंग करती है। इंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम फिफ्थ लार्जेस्ट कंजम्पशन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो न्यू मीडिया जो है उसका 41%, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट का टोटल रेवेन्यू का 41% न्यू मीडिया के पास में है। आउट ऑफ होम एंटरटेनमेंट जो है वो 14% रखता है। तो ये कुछ डेटा है जिसको हम मीन्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एफडीआई लिमिट को भी हमने 26% से बढ़ा के 100% कर दिया है। अब 100% एफडीआई किन किन चीज़ों में आ गया है? फिल्म्स में भी आ गया है, गेमिंग में भी आ गया है, एनिमेशन में, वीएफएक्स में और एडवर्टाइजिंग में। एफडीआई इन्फ्लोज़ की अगर हम बात करते हैं, यानी कि भारत में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वो $11.5 बिलियन आ रहा है 2000 से, जिसमें मेनली प्रिंट, फिल्म और रेडियो है। न्यू मीडिया की अगर हम बात करें तो 2024 में का जो डेटा है वो कहता है 876 बिलियन M&A डील वैल्यू रही है। ठीक है, गेमिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मार्केट साइज उसका 2 to 3 बिलियन डॉलर का है और एक्सपेक्टेड क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2029 तक 2029 तक $9.2 बिलियन का मार्केट हो जाएगा। ठीक है, 590 मिलियन गेमर्स तो अकेले इंडिया में ही हमको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पोटेंशियल है गेमिंग का, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का, वो कितना ज़्यादा है और किस तरीके से उसमें यदि इन्वेस्ट किया जाता है तो कितने पॉजिटिव आउटकम्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अब हम समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द मीडिया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन द ग्रोथ पोटेंशियल। तो गेमिंग इंडस्ट्री है, रैपिड मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। न्यू मीडिया क्या है? सिग्निफिकेंट है ये भी। ठीक है, डिजिटल फोकस होगा, प्रिंट, फिल्म, रेडियो, स्टडी इनफ्लोज हैं। स्टडी मतलब कॉन्टिन्यूअस इनफ्लो है और ये ट्रेडिशनल मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें न्यूज़पेपर्स आ जाएंगे। फंडिंग एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वेंचर कैपिटल, वीसी का मतलब है वेंचर कैपिटल और पीई का मतलब है प्राइवेट इक्विटी, उनकी फंडिंग की अगर हम बात करें तो $1 बिलियन की है और 25% इंक्रीज हो रहा है ईयर ओवर ईयर्स। ठीक है, यानी कि वर्ष प्रति वर्ष 25% की इसमें हमको सर्ज देखने को मिल रही है। की इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं? सिक्वा, एक्सेल, टाइगर ग्लोबल। मोबाइल गेमिंग की अगर हम बात करें तो 60% ऑफ फंडिंग है। ई स्पोर्ट्स प्लस रियल मनी गेमिंग की बात करें तो 30% है और गेमिंग टेक को 10% है। अगर हम ग्लोबल सपोर्ट की बात करेंगे तो सोनी, क्रेफ्टॉन, एक्सबॉक्स, इन्होंने लॉन्च करे हैं इंडिया स्पेसिफिक इनक्यूबेटर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब इसमें इनक्यूबेटर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है कि ये क्या होता है। आई होप आपको पता भी होगा। इंडिया हीरो प्रोजेक्ट है सोनी का, क्राफ्टन इंडिया गेमिंग इनक्यूबेटर है। इनका एम क्या है? मेड इन इंडिया गेम्स फॉर इंडिया एंड द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, अब हार्डवेयर और आर्केड्स की बात कर लेते हैं। गेमिंग कंसोल इंपोर्ट्स डबल हो गए हैं। अब ये गेमिंग कंसोल क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जब हम गेमिंग कंसोल की बात करते हैं तो यदि हमको अपने टीवी में या अपने मॉनिटर पर वीडियो गेम को डिस्प्ले करना है, खेलना है, तो उसके लिए गेमिंग कंसोल की ज़रूरत पड़ती है और इसको हम इंपोर्ट करते हैं और इसका इंपोर्ट जो है हम क्या देखते हैं? डबल हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 37.64 मिलियन से फाइनेंशियल ईयर 24 में 75.15 मिलियन हो गया है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? गेमिंग कंसोल का प्ले स्टेशन। ठीक है, फिर हम गेमिंग आर्केड्स की बात करते हैं। 48% इंडिया का इंडोर अम्यूजमेंट सेंटर जो है वो गेमिंग आर्केड से चल रहा है। तो गेमिंग आर्केड होता क्या है?
आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं कहीं पे घूमने जाते हैं और वहाँ पे गेमिंग सेंटर्स बने हुए होते हैं, जिनमें आप क्या कर सकते हो, कॉइन्स को डालकर गेम्स खेल सकते हो। ठीक है, वही गेमिंग सेंटर्स होते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये रिक्रिएशनल सेंटर्स हैं जिनमें लोग जाते हैं फॉर एंटरटेनमेंट फॉर द लीजर टाइम। अब ई स्पोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो भी बड़ी तेज़ी से हो रही है। इसका मार्केट 2023 में सोचो $40 मिलियन का था और अब बढ़ के $100 मिलियन का हो चुका है 2 साल में, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। 1.8 मिलियन ई स्पोर्ट प्लेयर्स हैं, 20 प्लस प्रोफेशनल टीम्स हैं। तो ई स्पोर्ट्स में क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपस में और अवार्ड्स मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं, जो लोग इसमें परफॉर्म करते हैं और जीतते हैं। इवेंट्स क्या हैं, कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट्स तक होने लग गया है, हैंगजू एशियन गेम्स हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं ई स्पोर्ट्स कैफ़े बनाने की, लैन सेंटर्स यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क सेंटर्स बनाने की, एथलीट ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। स्टेट्स के द्वारा भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं लोकल ई स्पोर्ट इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, बिहार, यूपी, नागालैंड और मेघालय हमको देखने को मिलते हैं। ट्रेंड क्या है, करंट साइज ऑफ एनिमेशन एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री जो है $1.2 बिलियन का है और इंडिया में जो एनीमे की व्यूअरशिप है वो बढ़ती चली जा रही है और क्रंची रोल जो है वो भी इंडिया के मार्केट में एंटर कर चुका है। अब हम बात करते हैं क्रंची रोल है क्या। ये बेसिकली एक ऐप है और एक वेबसाइट भी है और इस पे हम क्या देख सकते हैं, एनीमे शोज देख सकते हैं। ठीक है, अब ये एनीमे शोज कहाँ के हैं, मोस्टली जापान के और दूसरे देशों के भी। तो जापान पे टीवी में जो शोज़ एयर किए जाते हैं उन शोज़ को थोड़े समय के बाद ही क्रंची रोल पे भी डाल दिया जाता है और उनको भारत के लोगों के द्वारा भी देखा जा सकता है। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं और कुछ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास में एनीमे लाइसेंसिंग में, मर्केंडाइज में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड टॉयज एंड कार्ड्स में। वीएफएक्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बिग बजट फिल्में बन रही हैं और 30% ऑफ बजट कई बार हम देख रहे हैं कि वीएफएक्स पे ही फिल्मों के दिया जा रहा है। जैसे कि ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में अगर हम देखें तो इसमें स्टोरी लाइन पे भी उतना फोकस नहीं किया गया था जितना फोकस इनका वीएफएक्स के ऊपर यानी विजुअल इफेक्ट्स के ऊपर था। ठीक है, मिड बजट फिल्म्स हैं, 15% बजट है उनका, 15% ऑफ बजट जो है वो वीएफएक्स पे जाता है। तो ग्लोबल वीएफएक्स कंपनीज हैं जैसे कि डीएनईजी, प्रण स्टूडियोज वर्किंग ऑन द हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो उसकी भी हमको आवश्यकता है। जैसे कि फोकस्ड इंडस्ट्री क्लस्टर्स होने चाहिए फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। ग्लोबल मॉडल्स कौन है, मीडिया सिटी, डच गेम्स गार्डन, एसईएफ एरिना। ठीक है, इंडियन स्टेट जैसे कि एमपी, केए, केएल, आरजे, महाराष्ट्र, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई हैं स्टेट्स की। एमएच से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, आरजे से क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम एवीजीसी पार्क्स या मीडिया सिटीज़ को बनाएं जिनमें एनिमेशन को, वीएफएक्स को, गेमिंग को, कॉमिक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ होंगी फॉर आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। अब सरकार भी कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है, तो जब भी हम सरकार की इनिशिएटिव्स की बात करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, एक तो हम यही कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया चलाया जा रहा है। ठीक है, मेक इन इंडिया चलाया जा रहा है, इनकी हम बात कर सकते हैं। फिर हम क्या कह सकते हैं, एवीजीसी पार्क्स चलाए जा रहे हैं। ठीक है, एवीजीसी टास्क फोर्स का नाम भी पहले आ चुका था और एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात भी पहले हुई थी। तो फिल्म इंसेंटिव्स हैं 2022 में अप टू $3.5 मिलियन फॉर फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया, 16 फिल्म्स ऑलरेडी इंसेंटिवाइज्ड। एवीजीसी टास्क फोर्स बनाई गई है जिसका गोल क्या है, कैप्चर करना है 5% ऑफ ग्लोबल एवीजीसी मार्केट को, 2 मिलियन जॉब्स यानी कि 20 लाख नौकरियां पैदा करनी हैं 2030 तक। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा और इसका जो लेवल होगा वो आईआईटीज़, आईआईएम जितना होगा उनके समकक्ष होगा ये। ठीक है, एट पार होगा। इसका फोकस क्या है, एक्सआर, एक्सटेंडेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका टारगेट क्या है, 5 लाख लोगों को जॉब देनी है 4 से 5 सालों में। इसी तरीके से स्टेट एवीजीसी पॉलिसीज़ भी बनाई जा रही हैं जो हमने पहले भी देखी थी। इसमें क्या होगा, ग्रांट्स, इंसेंटिव्स, एवीजीसी पार्क्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस को प्लान किया जाएगा। ठीक है, एक नेशनल एवीजीसी पॉलिसी की भी हमको आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि मई 2025 मुंबई में जो वेव समिट हुआ था
उसमें क्या कुछ हुआ है। इसने शोकेस किया है इंडिया के क्रिएटिव पोटेंशियल को ग्लोबली, ठीक है। इसने स्ट्रेंथन किया है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को क्रिएटिव सेक्टर्स में, यानी कि दुनिया भर के जो लोग हैं साथ में आएँ और आपस में कोलैबोरेशंस करें। इसका फोकस क्या था कि इंडिया को ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन का हब हमें बनाना होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में भी हम यही कह सकते हैं कि भाई मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्टैटिक सेक्टर है, इसमें सब कुछ रुका हुआ है? नहीं, ये बहुत डायनामिक सेक्टर है। इसमें बड़ी तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। इसमें क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको हमने क्या कहा था? ऑरेंज इकोनॉमी कहा था, ठीक है। और टेक इनेबल्ड इकोसिस्टम है ये। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वीएफएक्स, विजुअल इफेक्ट्स का जो महत्व है किसमें, मीडिया और एंटरटेनमेंट में, वो बढ़ता चला जा रहा है। हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है गेमिंग में, ई स्पोर्ट्स में, एनिमेशन में और वीएफएक्स में। और इसको बैक किया जा रहा है किसके द्वारा? फॉरवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट के द्वारा। टैलेंट डेवलपमेंट हो रहा है किसके जरिए? नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल पार्टनरशिप पे भी काम किया जा रहा है। तो स्टेक होल्डर्स कैन राइड इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी वेव एंड शेप द ग्लोबल एंटरटेनमेंट फ्यूचर, ठीक है। तो 6th आर्टिकल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल 7 पे हम बढ़ते हैं। तो इंडिया का ग्लोबल कल्चरल लीडरशिप किसमें? ईवीसीजी में। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स में हमें हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि एक ग्लोबल लीडर हमको बनना है। तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी ग्रोथ जो पहले कभी नहीं हुई। इसको हम हिंदी में कहते हैं अभूतपूर्व, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लेना कि इसको हम क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अभूतपूर्व। पूर्व मतलब पहले, भूत मतलब भी पहले, अभूतपूर्व का मतलब क्या हुआ? वह चीज़ जो इससे पहले कभी भी नहीं हुई, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड ड्यू टू, अब ऐसा हो क्यों रहा है? हम क्या कह रहे हैं कि भाई एवीजीसी के सेक्टर में एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं। एनिमेशन के लिए, वीएफएक्स के लिए यू नीड एडवांसमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी, एंड सिंस राइट नाउ द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी इज टेकिंग प्लेस, देयरफॉर वी आर सीइंग दैट वी हैव सीन एन अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन एवीजीसी। एंड इंडिया में इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेट भी बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इंडिया में इंटरनेट जो है वो अधिक से अधिक लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस भी बढ़ रही है और ग्लोबल कंटेंट डिमांड भी बढ़ रही है। अब जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो ये क्या करेंगी? एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगी एवीजीसी की ग्रोथ के लिए। की फिल्म्स ड्राइविंग एवीजीसी पॉपुलैरिटी। अब एनिमेशन की, विजुअल इफेक्ट्स की, गेमिंग की, इनकी पॉपुलैरिटी किन फिल्मों ने बढ़ाई है? तो ट्रिपल आर फिल्म में भी हम देखते हैं कि ठीक ठाक वीएफएक्स का प्रयोग हुआ है। साथ में बाहुबली, अवतार, द लॉयन किंग, इन्होंने सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग को रीडिफाइन कर दिया है, पुनर्भाषित कर दिया है। इन्होंने माइथोलॉजी को, फैंटेसी को, हिस्ट्री को ब्लेंड कर दिया है वीएफएक्स के साथ में, यानी कि मिक्स कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वीएफएक्स है, जो एनिमेशन है, उसका रोल बढ़ता चला जा रहा है। पोनियन सेल्वन जो फिल्म थी और जो कल की जो फिल्म थी, इन्होंने फ्यूचरिस्टिक विजुअल्स के साथ में एंशंट नैरेटिव्स को क्या किया है? फ्यूज़ कर दिया है, ब्लेंड कर दिया है, ठीक है। तो हम देख क्या रहे हैं? पास्ट की कहानी कहने के लिए, हिस्ट्री की कहानी, माइथोलॉजी की कहानी कहने के लिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। अब राइज ऑफ इंडियन एनीमे कल्चर, वो भी हम देख रहे हैं कि धीमे धीमे बढ़ रहा है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एनीमे कंज्यूमिंग नेशन है, ऐसा किसने कहा है? फिक्की ने कहा है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड टू ड्राइव 60% ऑफ द ग्लोबल एनीमे ग्रोथ। फ्यूजन हो रहा है इंडियन स्टोरीज का और जैपनीज एस्थेटिक्स का, और इससे इंडिजीनियस कंटेंट क्रिएशन जो है वो बूस्ट भी हो रहा है। इंडिया का शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम कंज्यूमर्स टू क्रिएटर्स, और ये बैक्ड हो रहा है किसके द्वारा? यंग डिजिटल सीवी पॉपुलेशन के द्वारा, सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज के द्वारा, ठीक है। और हम बढ़ रहे हैं किसकी ओर? ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन की ओर। और हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, कल्चरल सॉफ्ट पावर जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब हमने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इस्टेब्लिश किया है एवीजीसी एक्सआर के लिए, कहाँ पे? मुंबई में। तो अब ये इसका जो विज़न है
और ये इस्टेब्लिशमेंट होगा, इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट ऑफ 2022-23 में, ठीक है? और ये आउटकम था कि भाई एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना चाहिए किसका? एवीजीसी टास्क फोर्स का। उसकी रिकमेंडेशंस पर ही, उसके सजेशंस पर ही इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है और इसके माध्यम से हम एक वर्ल्ड क्लास सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बनाएँगे और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तहत काम करेगा, कंपनीज़ एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत, ठीक है? अब इसके पार्टनर्स कौन होंगे? फिक्की होगा, सीआईआई होगा। सीआईआई क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, नोट कर लेना, ठीक है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मॉडल इंश्योर करता है बैलेंस पॉलिसी, एकेडमिया और इंडस्ट्री में। फिर अगर हम बात करते हैं ट्रिपल आईसी की, तो एक इंडियन इंस्टीट्यूट है फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स। तो ये बेसिकली जो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव इमर्सिव क्रिएटर्स है, इन इसको भी एनसीओई के तहत ही बनाया गया है, ठीक है? ये भी एक बेंचमार्क की तरह काम करेगा अगेंस्ट आईआईटीज एंड आईआईएम्स, यानी कि इट विल बी एट पार, यानी कि उनके ही पैरेलल समकक्ष होगा। इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम होगा, इसमें डिज़ाइन, स्टोरी टेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे जो चीज़ें हैं ये करिकुलम में होंगी। इसका रोल क्या होगा? एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर की तरह होगा, ठीक है? इनोवेशन हब होगा अक्रॉस एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, डिफेंस, टूरिज्म एंड हेल्थ केयर। कुछ सैलिएंट फीचर्स अगर हम देखें एनसीओई के तो क्या होंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्रिएशन एंड ग्लोबल आउटरीच, फोकस होगा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट के ऊपर और ग्लोबल मार्केट और उसके साथ में डोमेस्टिक मार्केट दोनों को ही ये टारगेट भी करेगा। अब इसमें इंक्यूबेशन होगा स्टार्टअप्स के लिए। अब देखो, जब हम इंक्यूबेशन की बात करते हैं तो इंक्यूबेशन को हम देख सकते हैं मेंटोर की तरह, ठीक है? तो ये क्या होगा? ये मेंटोर की तरह काम करेगा। तो मेंटोर की तरह भी काम करेगा और ये सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल भी। तो ये मेंटरशिप भी करेगा, फंडिंग भी करेगा, रिसोर्सेज भी देगा फॉर अर्ली स्टेज एवीजीसी एक्सआर स्टार्टअप्स। ग्लोबल कंटेंट हब भी हमको बनाना है, कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस क्रिएटिव टैलेंट के माध्यम से हम ये कर पाएंगे और एक हाई क्वालिटी ग्लोबल कंटेंट प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो एनसीओई का उद्देश्य ही ये है कि हमारा जो कंटेंट हो वो क्वालिटी कंटेंट हो और वो कंटेंट जो है ग्लोबल प्रोडक्शन के लिए हो, ठीक है? सॉफ्ट पावर एंड इन्वेस्टमेंट मैग्नेट भी होगी, बूस्ट करेगा इंडिया के कल्चरल इन्फ्लुएंस को, एफडीआई भी अट्रैक्ट होगा इनटू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होगा फॉर एवीजीसी एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है? इंटायर इंडियन इकोसिस्टम जो है एवीजीसी का उसको ये एंकर करेगा। कोलैबोरेशन होगा इसमें किसका? सरकार तो होगी ही होगी भाई, क्योंकि सरकार ही नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है। इंडस्ट्री के लोग भी होंगे और जो एकेडमिया के लोग हैं वो भी होंगे। तो इन सब के बीच में क्या होगा? एक कोलैबोरेशन होगा और उसके माध्यम से हम एनसीओई के थ्रू क्या करेंगे? एक हाई क्वालिटी ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर टेक इनोवेशन, इसमें हम क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे क्रॉस डिसिप्लिनरी ब्रेक थ्रूज को, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और डिफेंस में। अब किस तरीके से शेप करेगा एवीजीसी इंडिया के फ्यूचर को? एक तो क्या होगा? ग्रोइंग इन्फ्लुएंस कैसे है? फिल्में बन रही हैं ट्रिपल आर जैसी, अवतार जैसी। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? भविष्य की फिल्म, गेमिंग, मेटावर्स, इंटरेक्टिव कंटेंट। अभी मेटावर्स क्या होता है? इसके ऊपर तो इस बार पिछले साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था 2024 में, ठीक है? तो इसको आप लोग एक बार खुद से पढ़ना कि क्या होता है ये। नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में मेटावर्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इंडिया वेल पोजिशनड ड्यू टू, अब इंडिया अच्छी पोजीशन में है एवीजीसी में, क्यों? क्योंकि उसके पास में स्ट्रॉन्ग टैलेंट बेस है, ठीक है? टेक्नोलॉजी एडॉप्शन भी इंडिया में बढ़ रहा है और ग्लोबल डिमांड भी एक्सपेंड होती जा रही है। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज रेवोल्यूशन हो रहा है, जैसे वर्चुअल रियलिटी, ये पूर्ण रूप से एक डिजिटल इन्वायरमेंट में होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करता है? जो रियल वर्ल्ड है उसी की चीज़ों को इन्हेंस कर देता है। मिक्स्ड रियलिटी में फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड को ब्लेंड यानी कि मिक्स कर दिया जाता है। और 3D मॉडलिंग में एडवांस विजुअल्स का यूज़ होता है फिल्मों में, गेम्स में और सिमुलेशन में। अब नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अगर हम बात करें तो ये सेंटर होगा फॉर इमर्सिव लर्निंग, जैसे नेशनल हब होगा एनिमेशन के लिए, वीएफएक्स के लिए, गेमिंग के लिए, कॉमिक्स के लिए। ऑफर करेगा ये वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग को, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्किल डेवलपमेंट अलाइन विद दी ग्लोबल ट्रेंड्स, ठीक है? फोकस इसका क्या होगा?
टेक्नोलॉजी पे प्लस कल्चरल हेरिटेज पर, ओरिजिनल इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्रिएशन पर। ये एम्पावर करेगा यूथ को कि वो compete कर सकें ग्लोबल EVGC XR स्पेस के साथ में। और जब नेशनल सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा तो इसके थ्रू क्या होगा, जो स्टार्टअप्स हैं उनकी ग्रोथ में ये किसकी तरह काम करेगा, एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो अब हम बात करते हैं NCOE एंड एम्प्लॉयमेंट। तो 5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से। क्यों? क्योंकि डिमांड किन की होगी, एनिमेशन, गेमिंग, VFX, XR डेवलपमेंट में। NCOE का जो रोल होगा मॉडल्ड होगा आफ्टर IITs एंड IIMs। ऑफर क्या है, इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम है, हाई एंड लैब्स एंड टेक्नोलॉजी है, जॉब रेडी स्किल्स हैं। गोल क्या है, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाना और ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप जो है उसमें अपनी एक पकड़ बनाना। ठीक है, तो हैंड्स ऑन लर्निंग एंड करियर पाथवेज, इंडस्ट्री ड्राइवन करिकुलम होगा, यानी कि जो आपका सिलेबस डिज़ाइन किया जाएगा वो इंडस्ट्री को ध्यान में रख के किया जाएगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और रियल वर्ल्ड चैलेंजेस पे मेनली फोकस होगा। फीचर्स क्या होंगे, इंटर्नशिप्स, मेंटरशिप्स, स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन फोकस। आउटकम क्या होंगे भाई, जब इतने अच्छे से फोकस होगा तो आउटकम ये होंगे कि जो इंडस्ट्री में और जो अकेडमिया में जो एक हमें हमेशा गैप देखने को मिलता है वो ब्रिज होगा, यानी कि वो जो गैप है उसमें कमी आएगी। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोशन मिलेगा और क्रिएटिव वेंचर्स को सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर जब हम कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन की बात करते हैं तो पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे हम काम करेंगे। पार्टनर सेंट्रल गवर्नमेंट भी होंगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होंगी, अकेडमिया भी होगा और इंडस्ट्री लीडर्स भी होंगे। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा, एक जो EVGC XR है उसको सस्टेनेबल होना चाहिए, उसका एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉलेज शेयरिंग, हाई वैल्यू एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए। और इन सब का उद्देश्य क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के जो पोजीशन है उसको बढ़िया किया जाए, यानी कि ग्लोबल पोजीशन ऑफ इंडिया को सुधारा जाए। ठीक है, अब कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो NCOE जो है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, एक वो न्यू एरा लेके आएगा इंडिया के लिए और एक माइलस्टोन होगा इन इंडियाज़ EVGC जर्नी। इसमें स्किल डेवलपमेंट पे फोकस होगा, इनोवेशन पे फोकस होगा। और अभी हमने क्या देखा था कि इंडिया जब भी कोई कार्टून बनाता है या एनिमेशन का काम करता है तो उसको आउटसोर्स कर देता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस करेंगे। और इससे क्या होगा, जब हम ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे और खुद से हमारा जो कंटेंट होगा वो इंडिया में ही बनेगा, मेक इन इंडिया के तहत, और वो क्रिएट इन इंडिया एंड क्रिएट फॉर द वर्ल्ड के तहत दुनिया भर में पहुंचेगा, तो हम इंडिया की लीडरशिप ग्लोबल डिजिटल स्टोरी टेलिंग में क्या होगी, बेहतर होती जाएगी। ये सिंबल होगा इंडिया के शिफ्ट का फ्रॉम डिजिटल कंज्यूमर टू क्रिएटिव सुपर पावर। ठीक है, और क्रिएटिव इकोनॉमी या फिर ऑरेंज इकोनॉमी का भी जो योगदान होगा हमारे देश की GDP में वो भी बेहतर होता चला जाएगा। NCOE क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंडिया के डिजिटल और क्रिएटिव विजन को। बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक प्लेटफॉर्म होगा इनोवेशन के लिए भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन के लिए भी और ग्लोबल स्टोरी टेलिंग के लिए भी। ठीक है, अब हम 8th आर्टिकल की बात करते हैं जो बात करता है वेव्स, चैलेंजेस, एम्पावरिंग क्रिएटिविटी, फॉस्टरिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो जो वेव्स का समिट भारत में हुआ है उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, किस तरीके से वो क्रिएटिविटी को मजबूत करता है और अपॉर्चुनिटी को, कि जो मतलब कि जो संभावनाएं हैं, जो मौके हैं, उसको भी फॉस्टर करता है और बढ़ाता है। तो अगर हम बात करें नेशनल EVGC टास्क फोर्स की, फॉर्म्ड थ्रू कोलैबोरेशन ऑफ 4 मिनिस्ट्रीज, 2 ट्रेड बॉडीज, 1 कंसल्टिंग ग्रुप। और इसमें वर्किंग ग्रुप्स क्या क्या होंगे, हम खुद भी सोच सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं EVGC की, तो EVGC में कुछ अकेडमी के लोग होंगे। अकेडमी के लोगों के साथ में आपको क्या चाहिए, इंडस्ट्री के लोग भी चाहिए। ठीक है, अब जब हम EVGC की बात करेंगे तो हमको गवर्नमेंट भी चाहिए, बिकॉज वी नीड द गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, तो यही इसमें हमें देखने को मिलेगा। अकेडमी के लोग होंगे यानी एजुकेशन, इंडस्ट्री यानी स्किल्स, गेम्स, इंडस्ट्री और इनोवेशन, ये सारे वर्किंग ग्रुप्स हैं। पर्पस क्या होगा, वही होगा कि ऑथर करना इंडिया के EVGC XR के रोड मैप को, और इसको प्रमोट करने का काम कौन करेगा, स्पीयर हेडेड, यानी इसको हेड कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और रिजल्ट क्या होगा, एक नेशनल मोमेंटम बनेगा फॉर EVGC XR सेक्टर। ये एम्पावर करेगा इंडिया के क्रिएटिव पोटेंशियल को। ठीक है, इसमें क्या होगा, डाइवर्स वर्कफोर्स होगी जो स्किल्ड होगी, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ में क्रिएटिव एक्यूमेन भी होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो सेक्टर है, फिल्म सेक्टर जो है, एनिमेशन सेक्टर जो है, इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए और उसके साथ में क्रिएटिविटी भी चाहिए।
क्योंकि यदि आपके पास में क्रिएटिविटी नहीं होगी तो यू विल नॉट हैव न्यू आइडियाज़, और जब न्यू आइडियाज़ ही नहीं होंगे तो आप क्या नहीं कर पाओगे, आप कुछ बेहतर बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कल्चरल हेरिटेज भी चाहिए जो फ्यूल करे एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएशन को। इंडिया पोइज्ड टू इनहेंस ग्लोबल एंटरटेनमेंट फुटप्रिंट। अब क्रिएट इन इंडिया मिशन है और वेव्स 2025 है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का डिसीजन ही है कि एक क्रिएट इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाए और इसको शोकेस किया जाए वेव्स 2025 में। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें कि वो आएँ और भारत में क्रिएशन करें। ऑब्जेक्टिव है प्रमोट इंडिया एज अ ग्लोबल क्रिएटिव पावर हाउस। ठीक है, तो वेव्स 2025 का पर्पस और इम्पैक्ट क्या है? एक लैंडमार्क प्लेटफॉर्म होगा वेव्स, अपने टैलेंट को हम शो करें उसके लिए, हम इनोवेशन को एक्सेलरेट करें उसके लिए, और ग्लोबल बिजनेस पार्टनरशिप्स भी वेव्स के माध्यम से बड़े स्तर पर हो पाएंगी। और इसमें हमें इंडस्ट्री और एकेडमिया में भी एक पार्टनरशिप करवानी होगी। क्यों? क्योंकि जनरली ये देखने को मिलता है कि एकेडमिया में जो एजुकेशन दी जाती है और इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें एक गैप होता है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इनोवेटिव होना चाहिए, इमर्सिव स्टोरी टेलिंग और उसके साथ में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो है सीजन 1 का, वो एक नेशन वाइड चैलेंज है टू आइडेंटिफाई टॉप AVGC XR टैलेंट। तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में क्या होगा, जो एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी का जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास होगा। हम एम्पावर करेंगे इंडिया के फ्यूचर क्रिएटिव वर्कफोर्स को। थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे अक्रॉस इंडिया जिनको टारगेट किया जाएगा। फोकस कंटेंट पे भी होगा और टेक्नोलॉजी पर भी होगा। और जो लोग फाइनलिस्ट होंगे वो वेव्स 2025 में वर्ल्ड स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हमें ये भी देखने को मिलता है कि भारत में जो पायरेसी है वह बहुत ज़्यादा है। तो पायरेसी को रोकने के लिए CII के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, कंटेंट प्रोटेक्शन एंड डिजिटल एसेट सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट्स टू डेवलप टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। पर्पज प्रपोज करेंगे, ये क्या करेंगे, एंटी पायरेसी इनिशिएटिव्स लेके आएंगे ताकि फिल्मों की जो चोरी होती है वो ना हो। ठीक है, ये वेव्स का जो 2025 का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है इसको आप देख सकते हो एक बार खुद से। अब हम बात करते हैं AVGC XR एक्सपेंडिंग बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। तो AVGC XR जो है सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इसके और भी उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि म्यूजियम्स में भी ये हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री संग्रहालय की, ठीक है, तो उस प्रधानमंत्री संग्रहालय में भी एनिमेशन का, VFX का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। यदि आप लोग कभी दिल्ली आए हो और उसमें गए हो तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से VFX के माध्यम से नॉलेज इन्हेंसमेंट का काम भी किया गया है म्यूजियम्स में। एयरपोर्ट्स पे भी इनको यूज़ किया जा सकता है, पब्लिक स्पेसेस में भी इनका प्रयोग हो सकता है। ड्राइव करेंगे इनोवेशन और डिमांड को फॉर न्यू स्किल्ड बेस्ड टैलेंट। ब्रॉडन करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अक्रॉस क्रिएट इन एंड फ्रॉम इंडिया विजन। ठीक है, अब मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर का इकोनॉमिक पोटेंशियल कितना ज़्यादा है वो तो हमें पता ही है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में उनका कंट्रीब्यूशन देश की GDP में 1 to 3% होता है, बट इन इंडिया इट्स कंट्रीब्यूशन इज जस्ट 0.5% ऑफ GDP। तो हमें क्या करना होगा, कुछ सॉल्यूशंस हैं ताकि इस गैप को ब्रिज करा जा सके। भाई वहाँ पे 1 से 3% है और यहाँ पे 0.5% है, तो कुछ प्रॉब्लम होंगी, कुछ ब्रिजेस होंगे, मतलब कुछ गैप्स होंगे जिनको हमें ब्रिज करना होगा उन तक पहुँचने के लिए। तो वो क्या हो सकते हैं, हम खुद से भी सोचें तो एक तो चीज़ क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक क्या हो सकता है, स्किल ट्रेनिंग के जरिए। ठीक है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा, एक स्किल ट्रेनिंग बेहतर करनी होगी, और उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, फंड्स की। तो फंड्स एक तो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा सकते हैं, और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर आ सकता है। किसके तहत, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, या फिर वो क्या कर सकते हैं, वेंचर कैपिटल हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्ट्रेंथन करना है डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, वही बात है। पायरेसी को कॉम्बेट करना है, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। इंडियन डायस्पोरा को लेवरेज करना है और बिल्ड करना है इंडियन ओरिजिन स्टोरी फ्रेंचाइज और यूनिवर्सिटीज को। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी हम लिख सकते हैं, और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये भी आपके काम आ जाएंगे। फिर आता है स्ट्रेटेजिक गोल क्या है वेव्स 2025 का, यही है कि स्पॉटलाइट में लेके आना है किसको, इंडिया की कल्चरल वाइब्रेंसी को,
और हमारी जो कहानी कहने की स्ट्रेंथ है, ताकत है उसको। मेक इंडियन कंटेंट ग्लोबली अपीलिंग लाइक हॉलीवुड। बिल्कुल सही बात है। हॉलीवुड का कंटेंट दुनिया भर में देखा जाता है, तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि बॉलीवुड का कंटेंट भी दुनिया भर में देखा जाए विद अवर कल्चरल एसेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ड्राइव ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन, बूस्ट क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट टू जीडीपी। ठीक है, कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि भाई वेव्स एक गेम चेंजर है। पहले हमने क्या कहा था कि वेव्स एक माइलस्टोन है। अब हम क्या कह रहे हैं कि वेव्स एक गेम चेंजर है फॉर इंडियाज़ क्रिएटिव इकोनॉमी। ये सपोर्ट करता है किसको? इनोवेशन को, एम्प्लॉयमेंट को और ग्लोबल इम्पैक्ट को। अगर हम बात करें किसकी, ये रीइंफोर्स करता है इंडिया की पोजीशन को एज ए लीडर इन एवीजीसी एक्सआरएन इमर्सिव स्टोरी टेलिंग। अब हम आर्टिकल 9 पे आते हैं। तो एडवांसिंग इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन इन मीडिया टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं वेवएक्स लाइव क्या है। तो वेवएक्स लाइव की जब हम बात करेंगे तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है फॉर इंडियाज मीडिया एंटरटेनमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है और ये पार्ट है वेव्स का ही। और ये इसकी डेट क्या थी? इसके मतलब परफॉर्म किए यानी कि 2 से 3 मई 2025 मुंबई में। और वेन्यू क्या था? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई। ठीक है, अब इसके कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रिज बिटवीन हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स एंड टॉप इन्वेस्टर्स। फोकस क्या है? मेंटोरशिप, फंडिंग एंड इंडस्ट्री एडवांसमेंट्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वेवएक्स लाइव में क्या होगा? अगर हम देखें ना, शार्क टैंक आता है, तो उस शार्क टैंक की जब हम बात करते हैं तो जिन लोगों के पास में नया आइडिया होता है एंटरप्रेन्योरशिप का या जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो लोग वहाँ पे आते हैं और अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं किन के सामने? कुछ इन्वेस्टर्स के सामने। और वो आइडिया किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, वो सोलर लाइट का हो सकता है, वो इवन पिकल बेचने का भी एक आइडिया हो सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी? वेवेक्स लाइव की, तो उसमें जो आइडियाज़ होंगे वो बेसिकली एवीजीसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? प्रेजेंट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे वेव समिट में। जो कुछ शॉर्टलिस्टेड आइडियाज़ होंगे और अगर वो पसंद आते हैं तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे? अपना उनमें इंटरेस्ट शो करेंगे। ठीक है, तो इसके की बेनिफिट्स क्या हैं? ये एडवांटेज लेके आएगा फॉर स्टार्टअप्स। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रिजिंग स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स। भाई कुछ लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो उनको एक साथ लेके आएगा। फोकस एरिया क्या होगा? सेक्टर्स कवर्ड बाय द इकोसिस्टम। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रिज बिटवीन हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स एंड टॉप इन्वेस्टर्स। फोकस क्या होगा? मेंटरशिप, फंडिंग एंड इंडस्ट्री एडवांसमेंट। ठीक है, फोकस एरिया वही है फिर से, AR, VR, XR, एनिमेशन, गेमिंग, जनरेटिव AI, ब्रॉडकास्टिंग एंड कॉमिक्स, डिजिटल कंटेंट की बात होगी। ठीक है, फिल्म प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, कम्युनिटी रेडियो, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इमर्जिंग टेक, ये सारी चीज़ें होंगी। की बेनिफिट्स स्टार्टअप्स के लिए क्या होंगे? इन्वेस्टर एक्सेस मिलेगी उनको, डायरेक्ट पिचिंग होगी किन के सामने? वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने और सेलिब्रिटी एंजल इन्वेस्टर्स के सामने। ये किसकी बात हो रही है? ये वेवेक्स की ही बात चल रही है, वेवेक्स लाइव की, कि उनको क्या क्या लाभ मिलेंगे। नेशनल एक्सपोजर होगा, टेलीविजन डिजिटल मीडिया विजिबिलिटी उनकी बढ़ेगी, एक्सपर्ट्स से उनको मेंटोरशिप मिलेगी और उनके मार्केट का भी एक्सपेंशन होगा बिकॉज पीपल विल गेट टू नो अबाउट देम जब उनको लाइव वो लोग देखेंगे। तो स्टार्टअप सपोर्ट मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विद इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। मेंटरशिप भी मिलेगी उनको फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। नेटवर्किंग होगी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, तो पिचिंग फॉर्मेट्स की अगर हम बात करें तो वेवेक्स बोर्ड रूम, लाइव टीवी पिचिंग होगी, 20 सिलेक्टेड स्टार्टअप्स होंगे। फॉर्मेट इसमें क्या है? ये इन्होंने पूरे उसकी थीम दे रखी है कि किस तरीके से वेवेक्स लाइव होगा। पिचिंग फॉर्मेट में क्या होगा? 20 सिलेक्टेड स्टार्टअप्स होंगे। फॉर्मेट होगा 5 मिनट की उनकी पिच होगी, यानी 5 मिनट में वो अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे और 10 मिनट जो होंगे वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए होंगे और ये प्रेजेंट किया जाएगा टू सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स। पर्क्स की अगर हम बात करें तो ऑन द स्पॉट फंडिंग होगी। भाई किसी को पसंद आता है इन्वेस्टर को तो ऑन द स्पॉट वो राजी हो जाएगा दैट वी विल फंड यू। एंट्री होगी वेवेक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम में। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो गया ये। इसी तरीके से वेवेक्स इंटर इन्वेस्टमेंट अरीना है, इसमें भी क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट पिचिंग है, ओपन पिचिंग टू 10+ वेंचर कैपिटलिस्ट। फॉर्मेट क्या है? 3 मिनट की पिचिंग प्लस 5 मिनट के क्वेश्चन आंसर। पर्क्स क्या होंगे? चांस होगा फॉर 1-on-1 इन्वेस्टर मीटिंग्स।
प्रायोरिटी फॉर फॉलो अप इन्वेस्टमेंट्स। फिर हम बात करते हैं स्टार्टअप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। भाई कौन से ऐसे लोग होंगे जो जो 20 स्टार्टअप्स जो हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे इसमें। तो उसकी कुछ डिटेलिंग्स दे रखी है। इसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं एज सच अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है। जैसे कि रजिस्टर होना चाहिए उसको इंडिया में ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2020। वो ऑपरेट कर रहा हो इन रिलीवेंट सेक्टर्स में। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो जो वेवेक्स है ये किसी भी तरीके के स्टार्टअप के लिए नहीं है, ये उन स्टार्टअप्स के लिए है जो एनिमेशन, गेमिंग, एआई, एआर, वीआर, फिल्म एक्सेट्रा से जुड़े हुए हैं। फिर हम बात करते हैं स्टार्टअप स्टेजेस की। तो बूट स्ट्रैप्ड, प्री सीड, सीड, प्री सीरीज ए, ये कुछ हो सकते हैं, उनकी स्टेजेस हो सकती हैं। स्टार्टअप का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? एक तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पे, फिर एक्सपर्ट पैनल रिव्यू होगा, फोकस होगा इनोवेशन पे और वाइबिलिटी पे, फाइनल पिच होगी एट वेवेक्स बोर्ड रूम और इन्वेस्टमेंट अरीना। फिर अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए क्या होंगी इन्वेस्टर्स के लिए? एक तो भाई एक्सेस होगी हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा मीडिया टेक में, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप रोल्स, नेटवर्किंग विद पीयर्स एंड पोटेंशियल को इन्वेस्टर्स। की एडवांटेजेस क्या होंगे इन्वेस्टर्स के लिए, क्या होंगे? ठीक है, ये हमने देखा कि इन्वेस्टर जो निवेश कर रहे हैं उनके पास में क्या अपॉर्चुनिटी है। तो उनके पास तो अपॉर्चुनिटी यही थी कि भाई जो एक स्टार्टअप, ग्रोइंग स्टार्टअप है, उसमें वो निवेश करेंगे और अगर वो स्टार्टअप अच्छा परफॉर्म करता है तो एट लास्ट उनको भी तो मॉनेटरी बेनिफिट होगा, ठीक है। और एक स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप रोल में वो लोग रहेंगे, ठीक है। की एडवांटेज जो इन्वेस्टर्स के लिए हैं वो क्या है कि फर्स्ट मूवर एक्सेस टू ब्रेक थ्रू इनोवेशंस, शेप नेक्स्ट जनरेशन मीडिया टेक बिजनेसेस, इनहेंस डील फ्लो इन सर्टेन टेक्नोलॉजी। ये अपने आप में ही सारे के सारे क्या हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो वेवेक्स लाइव एक गेम चेंजर हो सकता है फॉर इंडियाज मीडिया टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक स्टार्टअप्स का एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है जिसमें लोग क्या करेंगे, जाएंगे और वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने अपनी पिच रखेंगे और उनके पास में एक मौका होगा कि वो अपने प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को पेश करें उसके सामने, एंड दे गेट अ डील with the venture capitalist or the angel investors, which will benefit both the investor as well as the people who are coming for the pitch, ठीक है। इनोवेशन भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा, ग्रोथ भी होगी। ओपन है ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी, इंडस्ट्री लीडर्स के लिए भी। विजन क्या, टू शेप द फ्यूचर ऑफ मीडिया एंड डिजिटल एंटरटेनमेंट। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 10 की, जो है प्रेस इन इंडिया। अब ये एक स्नैपशॉट है ऑफ प्रिंट मीडियाज ग्रोथ एंड। तो जब हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया के ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी की, तो हमें देखना होगा कि इंडिया का जो प्रिंट मीडिया है वो अभी भी स्टीडली, मतलब बड़ी तेज़ी से ग्रो कर ही रहा है और ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी भाषाओं में हमें क्या देखने को मिलते हैं, न्यूज़पेपर्स देखने को मिलते हैं, भले ही वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, उर्दू हो, ये सर्वाइव कर रहे हैं डिस्पाइट राइज ऑफ डिजिटल एंड सोशल मीडिया। हम देखते ही हैं कि भाई आज के टाइम में जब सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, डिजिटल मीडिया उतना बढ़ गया है, उसके बावजूद भी जो फिजिकल न्यूज़पेपर है उसकी इंपॉर्टेंस घटी नहीं है। आज भी लोग फिजिकल न्यूज़पेपर को पढ़ना पसंद करते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है रेजिलियंस, क्रेडिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी को, किसकी? प्रिंट मीडिया की। अब की सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है? प्रेस इन इंडिया रिपोर्ट, उसकी एक एनुअल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आती है पब्लिश्ड बाय द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अब वो हमको क्या देता है कि कितने पब्लिकेशंस हो रहे हैं, सर्कुलेशन ट्रेंड क्या है, लैंग्वेज वाइज डेटा भी हमको मिलता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलता है और कितने न्यू रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं न्यूज़पेपर खुलने के लिए और कितने न्यूज़पेपर जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करें रजिस्टर्ड पब्लिकेशंस की, तो 2017-18 में 1.18 लाख मतलब क्या हुए, रजिस्टर्ड पब्लिकेशन हुए। 2020-21 में 1.44 यानी बढ़ा है और 2022-23 में और ज़्यादा। तो इससे हमको क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। न्यू पीरियोडिकल्स जो रजिस्टर्ड हुए हैं 2022-23 में वो 2318 हुए हैं। ये इंडिकेट करता है कि ग्रोथ भी है, अडेप्टेबिलिटी है और डायनामिज्म भी है। लैंग्वेज वाइज डेटा की अगर हम बात करें तो इंग्लिश पब्लिकेशंस जो हैं वो 20,000 हैं 2022-23 में, और जो हिंदी पब्लिकेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, जिनको हम कह सकते हैं 57,000 हैं, ठीक है। तो टॉप स्टेट्स में जो पब्लिकेशन में आते हैं हमारे, वो आते हैं एक तो यूपी 21,660, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, ठीक है। एनुअल स्टेटमेंट सबमिशंस की अगर हम बात करें तो उसमें भी यूपी सबसे ऊपर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या है कि प्रिंट मीडिया इन इंडिया में हिस्टोरिक भी है, मतलब बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, अभी भी वाइब्रेंट है और स्टिल वाइटल भी है, और डिजिटल मीडिया के साथ में ये ठीक से को एग्जिस्ट भी कर पा रहा है, ठीक है। अब ये की रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में,
डेमोक्रेसी में और पब्लिक इंगेजमेंट में। फ्यूचर क्या है? एक हाइब्रिड कंबाइनिंग ट्रेडिशनल एंड टेक ड्राइवन इनोवेशन। ठीक है, तो अब हम लास्ट आर्टिकल पे आ गए हैं और ये आर्टिकल जो है ये मीडिया जगत से बाहर निकल के, एंटरटेनमेंट जगत से बाहर निकल के वुमेन के इश्यूज़ के ऊपर है कि किस तरीके से जो वुमेन हैं वो फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने रीराइट कर रही हैं। तो आर्टिकल नंबर 11 जो है मई मंथ की योजना का, वो है इंडियन वुमेन रीराइट देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो जब हम इंडियन वुमेन की बात करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें हमें जो देखने को मिलेंगी वो क्या हैं कि वो किस तरीके से ऐसा कर पा रही हैं। तो उसमें हम एक स्कीम का जिक्र कर सकते हैं, उज्ज्वला योजना। इसमें हम बात कर सकते हैं किसकी? जेंडर बजटिंग की। ठीक है, इसमें हम बात कर सकते हैं किसकी? स्टार्टअप इंडिया की। इसमें हम और किसकी बात कर सकते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? ठीक है, इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या कहेंगे, लास्ट डिकेड जो था, इंडिया बिल्ट मोर देन अ फाइनेंशियल सिस्टम, इग्नाइटेड अ वुमेन लेड मूवमेंट। तो हमारा जो सिस्टम था वो सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं था, हमने वुमेन लेड मूवमेंट को आगे बढ़ाया। मतलब कि कुछ ऐसे आंदोलन जो महिलाओं के द्वारा ही चलाए गए। इंक्लूसिविटी प्लस एम्पावरमेंट ये की होता है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्योंकि अगर हम देखें जो फीमेल्स हैं, यदि उनका किसमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है तो उस देश की जो जीडीपी होगी वो कम होगी। तो जैसे जैसे किसी देश की जीडीपी में फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा तो उस देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो भी बढ़ेगी और उसमें इंक्लूसिविटी भी आएगी। तो इंडिया एक ग्लोबल केस स्टडी है रेजिलियंस में, इनोवेशन में और वुमेन लेड डेवलपमेंट में। तो हमने क्या देखा है, जो वुमेन लेड फैमिलीज होती हैं वो ज़्यादा रेजिलियंट भी हैं, सिक्योर करती हैं स्ट्रॉन्गर नेशनल फ्यूचर को। ठीक है, तो एम्पावरिंग इंडियन वुमेन फाइनेंशियली की अगर हम बात करें तो उसके लिए फाइनेंशियल डिपेंडेंस में क्या होगा, वुमेन रिलायंट ऑन एक्सटर्नल एड, यानी कि बाहरी सहायता के ऊपर जो महिलाएं हैं यदि वो निर्भर हैं तो हम कहेंगे फाइनेंशियल डिपेंडेंस है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, वुमेन एज इकोनॉमिक ड्राइवर्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव से हुआ क्या है, इंडिपेंडेंट हो गई है वुमेन किसमें, फाइनेंशियल हैंडलिंग में। इन्वेस्टमेंट हो रहा है एजुकेशन और हेल्थ में, और स्केलिंग अप वुमेन लेड बिजनेस। अब जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो हम इसमें मुद्रा लोन की भी बात कर सकते हैं कि मुद्रा लोन ने कैसे महिलाओं की मदद करी है। इन द सिमिलर वे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने क्या एक रोल प्ले किया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स ड्राइविंग चेंज। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये इंपावर करते हैं वुमेन को टू हैंडल फाइनेंसेस इंडिपेंडेंटली। इन द सिमिलर वे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये प्रमोट करते हैं इन्वेस्टमेंट को एजुकेशन में, हेल्थ में और कम्युनिटी डेवलपमेंट में। इसी तरीके से एक्सेस टू क्रेडिट एंड एजुकेशन जो है वुमेन को, उसने भी उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनको जो अचीवमेंट्स हैं उनमें योगदान दिया है। शिफ्ट सिंस प्री 2014 एरा, जिसको हम कहते हैं एरा ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, जिस टाइम पे जो हम क्या कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस की सिचुएशन देश में बनी हुई थी। ठीक है, और उससे हम आगे बढ़ के आए एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द करंट लीडरशिप। वुमेन्स इवोल्यूशन हुआ है फाइनेंशियल इकोसिस्टम में, फ्रॉम एड रेसिपिएंट्स टू फाइनेंशियल लीडर्स। हमने देखा था कि पहले उनको एड मिल रही थी, सहायता मिल रही थी, अब वो फाइनेंशियल लीडर बन के उभरी हैं, मोर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उनको, एंटरप्रेन्योरशिप वो कर रही हैं और क्रेडिट एक्सेस है। जैसे कि एक स्कीम भी चलाई गई थी सरकार के द्वारा जिसको हम कहते हैं लखपति दीदी। ठीक है, इसके बारे में आप लोग और डिटेल में भी पढ़ना। फिर हम की चेंज की बात करें तो वुमेन्स शेपिंग इंडियाज इकोनॉमिक डायरेक्शन। की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो क्रेडिट डिमांड में भी सर्ज हुआ है, यानी कि महिलाएं जो हैं ज़्यादा क्रेडिट लेनी है, लोन ले रही हैं। रूरल और सेमी अर्बन मेजोरिटी 2/3 वुमेन बोरोवर्स हैं नॉन मेट्रो एरिया से। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि 2/3 यानी कि 66% जो बोरोवर्स हैं नॉन मेट्रो एरियाज में लोन का, वो कौन है, फीमेल्स हैं। क्रेडिट अवेयरनेस भी उनमें बढ़ रही है। सेल्फ मॉनिटरिंग ग्रोथ भी है, 62% सेल्फ मॉनिटरिंग वुमेन आर इन प्राइम अबव क्रेडिट बैंड्स। मतलब ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है ये। रीजनल ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो सदर्न स्टेट्स में 10.2 मिलियन सेल्फ मॉनिटरिंग वुमेन हैं और हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमको राजस्थान में, यूपी में और एमपी में देखने को मिल रहा है। ये वो राज्य हैं जो बीमारू राज्यों में आते हैं, और बीमारू राज्यों में अगर इतनी ग्रोथ देखने को मिल रही है देन इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। फिर वुमेन लेड एमएसएमईज भी हैं और एंटरप्रेन्योरल बूस्ट भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें विमेन लेड एमएसएमईज हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है, इंडस्ट्रियल बेस भी डाइवर्सिफाई हो रहा है। ये स्ट्रेंथन करता है सप्लाई चेन्स को और एक्सपोर्ट
पोटेंशियल्स को भी। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जैसे कि मुद्रा योजना एंड स्टैंड अप इंडिया, स्केल कर रही हैं, स्केल अप कर रही हैं वुमेन लेड बिजनेसेस को। सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर बेनिफिट्स क्या हैं? अब जब इस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो हम क्या कहते हैं, वुमेन क्या होती हैं, लिंच पिन होती हैं। लिंच, LINCH, लिंच पिन ऑफ द फैमिली। तो जब एक फीमेल एजुकेटेड होती है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो उससे फैमिली वेलफेयर भी बेहतर होता है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ब्राइटर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन। इन द सिमिलर वे इकोनॉमिक रेजिलियंस जो है वो भी बढ़ती है, उनका पार्टिसिपेशन ब्रॉड होता है और स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स होती है टू फाइनेंशियल शॉक्स, एंड एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ जो है वो भी बढ़ेगी, ज़्यादा जॉब्स होंगी, इनोवेशन होगा एंड सेक्टोरल डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें पॉलिसी का भी इवोल्यूशन हो रहा है, वुमेन्स सक्सेस ड्राइव्स इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग। अब हमने क्या देखा है कि जो फीमेल रिजर्वेशन है वो किस में आया है, पार्लियामेंट में। ठीक है, सो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की अगर हम बात करें तो फीमेल का पार्टिसिपेशन इन्हेंस करता है इन्वेस्टमेंट को एंड इंटरनेशनल अपील। तो कंक्लूजन क्या है, हम कह सकते हैं कि वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज अंडर द PM हैव ट्रांसफॉर्म्ड वुमेन इनटू इकोनॉमिक ड्राइवर्स, शिफ्ट अंडर वैल्यूड वर्कफोर्स, कोर इकोनॉमिक पिलर्स। ठीक है, तो वुमेन नाउ प्ले एन एक्टिव, क्रेडिट अवेयर एंड एंटरप्रेन्योरल रोल इन नेशन बिल्डिंग। द चेंज गोज बियॉन्ड एम्पावरमेंट, इट रीडिफाइंस इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से हमने अपनी जो योजना की तो इस तरीके से हमने अपनी योजना की जो सीरीज़ है उसमें जो मे की मैगज़ीन है उसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो टेलीग्राम चैनल है सिविल सर्विसेज विद नीलेश, उस पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। कोई भी डाउट यदि आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास, और इसी तरीके की जो क्लासेज हैं हम लेके आते रहेंगे मंथली बेसिस पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करें।